हेलो दोस्तों। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है, नर्सिंग फाउंडेशन उसकी यूनिट है ये। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होती है उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट और उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिपोप्रोटीन यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है उसको पढ़ेंगे। ग्लूकोज टेस्ट और स्टूल एग्जामिनेशन, तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एचएस नर्सिंग अड्डा करके, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होते हैं उसके इंट्रोडक्शन। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करवाई क्यों जाती है, इसका मेन करवाने का पर्पज़ होता है कि जितनी भी शरीर में एबनॉर्मलिटीज़ है, कोई भी डिसीज हुई हो, उसके कारणों का पता लगाने के लिए, रीज़न का पता लगाने के लिए, और जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है उसको पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जाती है। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होती है अब किस किस चीज़ की करते हैं, तो ब्लड का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, जितने टेस्ट दिए गए हैं ये सब करवाए जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन। तो जो फेजेस होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के, तो वो 3 फेज होते हैं: प्री टेस्ट फेज, इंट्रा टेस्ट फेज और पोस्ट टेस्ट फेज। 3 फेज होते हैं। इसमें हम स्टेप वाइज क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी होता क्या है? सीबीसी में हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो सीबीसी टेस्ट इज ए सीरीज ऑफ टेस्ट यूज टू इवेल्युएट द कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हम सीबीसी करवाते हैं। इसका पर्पस देखेंगे क्या होता है सीबीसी का। टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको क्या करने के लिए, जानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए सीबीसी करते हैं। इट हेल्प टू डायग्नोस वेरियस डिसीज, कई तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनको क्या करने के लिए, डायग्नोस करवाने के लिए डिसीज़ को क्या करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं। टू इवेल्युएट ओवरऑल हेल्थ को इवेल्युएट करने के लिए, डिसीज़ और डिसऑर्डर को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हेल्थ प्रॉब्लम जो होती हैं, और मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट करने के लिए डिसीज, इसके लिए हम सीबीसी करवाते हैं। तो ये जो होते हैं ये पर्पज़ होते हैं सीबीसी के। अब देखेंगे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सीबीसी के। सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो किन किन चीज़ों की हम वैल्यू पता करते हैं। तो हीमेटोक्रिट की वैल्यू देखते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, हीमोग्लोबिन। और एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम देखते हैं, प्लेटलेट काउंट भी देखते हैं इसमें, और एमसीएचसी देखते हैं। इस एमसीएच वैल्यू, जितनी वैल्यू दी गई हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी की वैल्यू सब सीबीसी में पता लगती हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ब्लड मेड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इट इज़ आल्सो नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो हीमेटोक्रिट है उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। और ये इसलिए करवाया जाता है कि इसमें उस
वैल्यू पता लगती है आरबीसी की कि कितनी ब्लड में प्रेजेंट है। तो हेमाटोक्रिट जो है रेड ब्लड सेल की वैल्यू बताता है, क्वांटिटी बताता है। अगर हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू होती है अगर वो कम है नॉर्मल रेंज से तो उसका कारण जो है आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, जिसके कारण एनीमिया होती है। अगर हाई लेवल है हेमाटोक्रिट का तो क्या हो सकता है, पॉलीसिथेमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो इन कंडीशन में क्या होगा, हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। अब देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं हेमाटोक्रिट की, मेल में होती है 45 से 62% होती है और फीमेल में 37 से 48% होती है। तो ये जो होता है हेमाटोक्रिट की वैल्यू हो गई, और इस कंडीशन में हाई होता है और लो होता है वो देखा हमने। अब देखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, द प्रोटीन इन द ब्लड इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इट होल्ड ऑक्सीजन एंड सप्लाइज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को होल्ड करता है और सप्लाई करता है ऑक्सीजन की डिफरेंट पार्ट में। बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनमें क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। फंक्शन देखें हीमोग्लोबिन के तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट CO2 टू लंग्स, यानी ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को कहाँ से, लंग्स में, और मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस एज ए बफर। जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसका क्या करता है, लेवल जो है मेंटेन करके रखता है हीमोग्लोबिन। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की वो होती है मेल में 13 से 18 ग्राम DL पर DL, ग्राम डेसीलीटर। अब फीमेल में कितनी होती है, फीमेल में होती है जो 12 से लेकर 16 GM/DL पर DL। तो ये होती है आरबीसी सॉरी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो न्यू बॉर्न बेबी में कितनी वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, तो वो होती है 20 से लेकर 24 ग्राम DL। अब आगे बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट जो कि है MCH, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन फेम्टोलीटर और क्यूबिक माइक्रॉन्स। जो इसकी एवरेज साइज होती है आरबीसी की वो कितनी होती है तो उसका इसमें पता लगाया जाता है, और ये जो वैल्यू होती है वो फेम्टोलीटर में होती है और क्यूबिक माइक्रॉन्स में होती है। द साइज माइट इंक्रीज इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया और डिक्रीज इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जो साइज होता है इसका कब इंक्रीज होता है, माइक्रोसाइटिक में इंक्रीज होता है, और डिक्रीज कब होता है, जब माइक्रो हो जाता है एनीमिया। तो इसका जो है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का लेवल अगर ज़्यादा कब होता है, जब माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है, और डिक्रीज कब होता है, जब माइक्रोसाइटिक होती है। तो माइक्रो का डिफरेंस है इसमें। अब देखेंगे इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 से लेकर 100 FL और माइक्रोन मीटर क्यूब होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट मीन फोर्थ कंपोनेंट जो है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC। दिस इज द एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। इट इज एक्सप्रेस द परसेंटेज। ये जो एवरेज हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है RBC में तो उसको क्या करता है, परसेंटेज को एक्सप्रेस करता है। अगर इसका लेवल इंक्रीज है तो कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पे दी गई है स्प्रोसाइटोसिस होगी। अगर डिक्रीज है लेवल इसका तो आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और थैलेसीमिया होती है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 32 से लेकर 36 तक होती है %।
अब देखेंगे फिफ्थ कंपोनेंट जो कि है सीबीसी का, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दिस इज द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल विथ इन द ब्लड रेड ब्लड सेल। जो कि एमसीएच क्या होता है, एवरेज हीमोग्लोबिन का लेवल होता है जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 27 से 32 पीजी पर सेल। इसका फार्मूला दिया गया है। अगर लेवल इंक्रीज होगा तो किस कंडीशन में होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और डिक्रीज होगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। तो ये 5 कंपोनेंट हो चुके हैं सीबीसी की। अब देखेंगे 6 जो कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट काउंट। तो अगर हम सीबीसी करवाते हैं तो उसमें प्लेटलेट जो होती है उसको भी काउंट किया जाता है, लैब टेस्ट की तरह मेजर किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट काउंट। जो प्लेटलेट काउंट होता है उसको थ्रोम्बोसाइट काउंट भी बोलते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ होती है प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है। और फंक्शन देखें तो फंक्शन जो होता है किस में हेल्प करता है, हेमाटोस्टेसिस में हेल्प करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में, क्लॉट रिट्रैक्शन में, और रिपेयर करता है। क्या करता है, रिपेयर में हेल्प करता है प्लेटलेट। अगर कोई सेल इंजर्ड हो गई हो या ब्लड वेसल्स जो है इंजर्ड हुई हो तो उसमें क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज दोनों ये फंक्शन होते हैं इसके। अब देखेंगे लो प्लेटलेट काउंट। अगर जो प्लेटलेट है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4 लाख, अगर 1.5 लाख से नीचे चली जाएगी प्लेटलेट जो होती है नॉर्मल रेंज से नीचे चली जाए कंडीशन, तो क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो कारण हो कौन कौन से हो सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है, कीमोथेरेपी हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और ड्रग मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। हाई प्लेटलेट काउंट क्या होता है, हाई प्लेटलेट काउंट में जब 4 लाख जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी उससे ऊपर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके कारण है हीमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी, कैंसर हो सकता है, स्प्लीन रिमूवल, बोन मैरो डिसीज। तो ये काजेज हैं इसके। अब देखेंगे वाइट ब्लड सेल जो कि 7 कंपोनेंट है। तो वाइट ब्लड सेल्स आर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम which defend the body against both infectious diseases and foreign materials। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके की इम्यून सिस्टम की, डिफेंस सिस्टम की सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो भी होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर में अटैक करते हैं, तो उनसे क्या करती है, ये डिफेंस प्रोवाइड करती है बॉडी को। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 4000 से 11000, 4000 से लेकर 11000 पर mm³। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ WBC। तो WBC 2 तरीके की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, और होता है बेसोफिल्स होता है। तो ये यहाँ पे 5 टाइप टोटल दे दिया है। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। WBC जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू, उसके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में देखा जाता है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में। अगर WBC जो है उसका जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो गई तो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, ल्यूकीमिया की कंडीशन में क्या होगा, लो WBC हो जाएगी। और प्लास्टिक एनीमिया है तो उस कंडीशन में लो हो जाता है इसका लेवल।
और हाई WBC कब हो जाती है? जैसे एलर्जी है, ल्यूकेमिया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो इन कंडीशन में WBC की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो ये रहा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। अब हम देखेंगे ब्लड कलेक्शन। तो जो ब्लड कलेक्शन होता है एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें हम डोनर से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, और डिसीज़ को इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डोनर से क्या करते हैं, या पेशेंट जो भी है उससे कलेक्ट करते हैं ब्लड। और इसके पर्पज़ क्या है? डायग्नोसिस, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड में होने वाली जो डिसऑर्डर्स हैं उसको डायग्नोस करने के लिए ब्लड कलेक्शन किया जाता है, एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, और मॉनिटर वेरिएशन इन ब्लड केमिस्ट्री, उसमें जो ब्लड में वेरिएशन है उसको देखने के लिए ब्लड कलेक्शन किया जाता है। तो इसका जो मेथड होता है ब्लड कलेक्शन का, थ्री डिफरेंट मेथड होते हैं: आर्टेरियल ब्लड, वेनस ब्लड, कैपिलरी ब्लड। तो आर्टरीज जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वेन से किया जाता है, और कैपिलरी से भी किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टेरियल ब्लड का जो डायग्राम है दिया गया है, और दूसरा है और इधर वेनस ब्लड कलेक्शन साइड दी गई है। कॉम्प्लिकेशन देखें तो थ्रोम्बोसिस हो गया, आर्टेरियल पंचर, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हेमाटोमा, और डैमेज टू द एडजेसेंट टिश्यू। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब देखेंगे हम इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट जो होता है इसमें हम ब्लड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की जो डिफिनीशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स which are present in the blood and body tissue। तो ये इसकी डिफिनीशन होती है। और इसमें क्या किया जाता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट जो होता है एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है। इसमें ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो होता है उसको मेज़र किया जाता है। इसको एक इलेक्ट्रोलाइट पैनल भी बोलते हैं। पर्पज क्या है? पर्पज सभी के ज़्यादातर जो टेस्ट हैं उसके सेम है ब्लड टेस्ट के। डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़, इट हेल्प टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द ब्लड। जो भी इम्बैलेंस हुआ इलेक्ट्रोलाइट का ब्लड में, तो उसको मेजर करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। टू डायग्नोस द डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, चेक करने के लिए एसिड बेस बैलेंस और ब्लड का pH। और किन किन कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो डायरिया हो गई, क्रोनिक डिहाइड्रेशन, लंबे समय तक डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो तो होता है, और कंटिन्यूअस वोमिटिंग हो रही हो किसी को तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना चाहिए। किडनी डिसऑर्डर हो, हार्ट फेलियर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना चाहिए। इन कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, वीकनेस होगा, मसल स्पासम होगा, सीजर्स होगा, कन्वल्जन होगा, बोन डिसऑर्डर होगी, फटीग होगा, नमनेस, ट्विचिंग, कन्फ्यूजन, लेथार्जी, इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये सब सिम्टम्स जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, सोडियम का लेवल देखते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और कैल्शियम, फास्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। जो 7 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इन्हीं का लेवल हम मेज़र करते हैं। अब देखेंगे एक एक करके। जो सोडियम होता है, सोडियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का।
जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 101 कितना दिया गया नॉर्मल वैल्यू 135 से लेके 145 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू है इससे बढ़ जाए लेवल तो हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, अगर लेवल कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। पोटेशियम भी इलेक्ट्रोलाइट है एक तरीके का, जो बॉडी में एक अपना वाइटल रोल प्ले करता है, मेंटेन करता है मसल कंट्रैक्शन को। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट लीटर होता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो हाइपर कैलीमिया बोलते हैं, अगर कम हो जाए तो हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। और जो सीरम मैग्नीशियम होता है ये क्या करता है, सेकेंड मोस्ट कंपोनेंट है। मैग्नीशियम लेवल अगर लेस हो जाए नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल वैल्यू जो उसकी होती है 1.7 से 2.2 mgdl होती है, अगर इससे लेवल बढ़ता है तो हाइपर मैग्नीशियमिया बोलते हैं, अगर कम हो जाए तो हाइपोमैग्नीशियमिया। और सीरम कैल्शियम जो होता है हेल्प करता है मसल कंट्रैक्शन में और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4.5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट। अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, अगर कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो जोड़ना है, अगर बढ़ रहा है तो हाइपर, कम हो रहा है तो हाइपो। सीरम फास्फेट देखते हैं तो सीरम फास्फेट जो होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2.5 से लेके 4.5 mgdl। अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो हाइपर फास्फेटेमिया बोलते हैं, अगर कम हो जाए तो हाइपोफास्फेटेमिया। इसमें मेन आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ दी गई हैं उनको याद करना है कि किस कंडीशन में बढ़ जाती है और किस कंडीशन में कम होती है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये आपको याद करना है। आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे एसिड बेस डिसऑर्डर, तो उसमें भी है ये। अब देखेंगे सीरम क्लोराइड जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो नॉर्मल वैल्यू होती है 97 से 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड रेगुलेट द लेवल ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर इसका जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो हाइपर क्लोरेडेमिया बोलते हैं, हाइपर क्लोरेमिया बोलते हैं। अगर कम हो जाए तो हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं सीरम क्लोराइड का लेवल। अब देखेंगे बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 22 से लेके 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये अब नॉर्मल हो जाता है लेवल कब, अगर कोई किडनी डिसीज़ हो, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो, तो बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये दी गई है यहाँ पे। तो ये रहे इलेक्ट्रोलाइट्स सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को टेस्ट किया जाता है और इनकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि कितनी बड़ी है और कितनी कम है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, मॉनिटर किया जाता है इसमें लीवर डिसीज़ को और बिलियरी ट्रैक्ट को। और ये जो लीवर फंक्शन होते हैं, लीवर का फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, सेक्रेशन ऑफ बाइल का सेक्रेशन लीवर से होता है, और स्टोरेज फंक्शन भी होता है लीवर का, एक्सक्रेटरी फंक्शन हो गया, हीट प्रोडक्शन। तो ये जो है लीवर के फंक्शन होते हैं। और इधर दिए गए हैं सिंथेसिस फंक्शन, हिमेटोपोइटिक फंक्शन, हीमोलाइटिक फंक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। तो ये लीवर के फंक्शन हो गए। अब देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते किस लिए हैं, पर्पज़ क्या है हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने का। तो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लीवर डिसीज़, लीवर जो डिसीज़ है,
लीवर में प्रेजेंस डिसीज़ है उसको क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए और मॉनिटर करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस प्रोग्रेस को पता लगाने के लिए किया जाता है। और इट हेल्प टू डायग्नोस वेरियस डिसीज़, जो भी डिसीजेज हैं वो कई तरीके की वेरियस टाइप्स की, उनको डायग्नोस करने के लिए एलएफटी करवाते हैं। और हेल्थ स्टेटस को इवेल्युएट करने के लिए, रूल आउट एनी डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए करवाते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। अब देखेंगे इंडिकेशन कब कब लीवर फंक्शन टेस्ट हमको क्या है करवाना चाहिए। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस, अगर जॉन्डिस की कंडीशन हो जिसको पीलिया बोलते हैं, अगर वो हो तो हमको एलएफटी करवाना चाहिए। कागुलेशन डिसऑर्डर है, एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो गई, सस्पेक्टेड लीवर मेटास्टेटिस हो गया, कोरोनिक लीवर फेलियर है और हेपाटाइटिस की कंडीशन है तो हमको क्या करना चाहिए, लीवर टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये हो गए इंडिकेशन की कब करवाना चाहिए। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसके 5 टाइप होते हैं। सीरम बिलीरुबिन, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्कलाइन फास्फेट और ट्रांसमाइनेज और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये 5 जो होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, इन्हीं की नॉर्मल वैल्यू का पता लगाते हैं इस टेस्ट एलएफटी टेस्ट में। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा इससे। सीरम बिलीरुबिन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल देखते हैं, प्रोटीन में सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन का लेवल देखते हैं और ट्रांसमाइनेज जो होता है माइनेज, इसमें एएलटी और एएसटी का लेवल देखते हैं। एएलटी को एसजीपीटी बोलते हैं और एएसटी को एसजीओटी बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं। तो ये जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट के टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके देखेंगे इसमें और उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती है। तो सीरम बिलीरुबिन जो होता है, एल्बुमिन इज ए सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एल्बुमिन प्रोड्यूस होता है। बिलीरुबिन पासेस थ्रू लीवर एंड इज एक्सक्रेटेड इन स्टूल। कहाँ एक्सक्रेटेड होता है, स्टूल में एक्सक्रेटेड होता है। और जो सीरम बिलीरुबिन होता है इसमें ये 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती है टोटल बिलीरुबिन, जो टोटल सीरम बिलीरुबिन होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.3 से 1.1 mgdl। और डायरेक्ट की होती है वो होती है 0.1 से 0.4 mgdl और इनडायरेक्ट की होती है 0.2 से 0.7 mgdl। इंक्रीज ऑफ इनडायरेक्ट सीरम बिलीरुबिन, जो सीरम बिलीरुबिन होता है वो किस कंडीशन में इंक्रीज होता है, तो हीमोलाइटिक डिसीज़ हो गई, एक्यूट और कोरोनिक हेपेटाइटिस हो गया, गिलबर्ट डिसीज़ हो गई। तो इन कंडीशन में क्या है, सीरम बिलीरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। टोटल बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज कब होता है, गॉलस्टोन हो गया, कैंसर ऑफ पानक्रियाज, पानक्रियाज ग्लैंड का कैंसर हो गया, बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो इन कंडीशन में टोटल जो है बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब देखेंगे सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन जो है ये 2 टाइप की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन जो होता है मेनली मेड बाय लीवर के द्वारा बनता है। और ये जो ग्लोबुलिन होता है दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स आर कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा टाइप्स। जो ग्लोबुलिन होता है 3 टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हम उसको देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू ही आपको पता होनी चाहिए। तो जो सीरम एल्बुमिन होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से लेके 5.5 ग्राम
पर 100 ml होती है। इंक्रीज, और इसकी कंडीशन इंक्रीज कब होती है, तो वो है हीमो कंसंट्रेशन जो होती है, और शॉक एंड डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब देखेंगे अगर डिक्रीज किस कंडीशन में होगा, डिक्रीज होगा माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन यानी फास्टिंग कंडीशन में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया और ल्यूकेमिया हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिक्रीज हो जाएगा। जो सीरम ग्लोबुलिन का नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 1.5 से लेके 3 ग्राम 100 ml पर 100 ml होता है। डिक्रीज कब होता है इसका लेवल, ये डिक्रीज होता है लेवल स्टारवेशन और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, और किस कंडीशन में होता है, और कंडीशन है ए गामा ग्लोबुलिनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। अब देखेंगे एल्कलाइन फास्फेट ALP जिसको बोलते हैं। एल्कलाइन फास्फेट जो होता है वो मेज़र किया जाता है, उसका लेवल ब्लड में कितना है, और ALP जो होता है उसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो 44 से लेकर 147 IU इंटरनेशनल पर लीटर होती है। अब देखेंगे ट्रांसमिनेज। तो ट्रांसमिनेज जो होता है वो 2 पार्ट्स होते हैं, ALT और AST। ALT को बोलते हैं एलानिन अमीनो ट्रांसफिरेज, और ALT को किस नाम से जाना जाता है, ALT आल्सो नोन एज एलानिन अमीनो ट्रांसफिरेज, इट्स अदर नेम और SGPT, इसका अदर नेम भी है SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमाइनेज एमाइनेज, जो इसका अदर नाम होता है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 8 से लेकर 55 यूनिट पर लीटर होती है। इंक्रीज इसका लेवल किस कंडीशन में होता है, तो फैटी लीवर डिसीज, हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस हो गया, उस कंडीशन में होगी। एल्कोहल इंड्यूस्ड इंजरी हो गई, तो ये जो कंडीशन होती है इसमें SGPT ALT का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और लिवर ट्यूमर हो गया, लिवर कैंसर, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो गए, इन कंडीशन में लेवल इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है क्रोनिक किडनी डिसीज में। अब देखेंगे EST एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज जो होता है, इसको SGOT के नाम से जानते हैं, और इसका जो SGOT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमाइनेज होता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 10 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर होती है। अगर इसका लेवल हाई होगा किस कंडीशन में होता है, हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर ट्यूमर, लिवर इस्चीमिया, हार्ट अटैक, मसल डिसीज, इसमें क्या होता है, इसका लेवल हाई हो जाता है ST का। अब देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो होता है, टेस्ट होता है एक तरीके का, अमाउंट ऑफ टाइम टेक ब्लड प्लाज्मा क्लॉट, जो ब्लड होता है उसके क्लॉटिंग का टाइम कितना है उसको टेस्ट करने के लिए PT किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट किया जाता है। तो जो PT मेजर इन सेकेंड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मेज़र किया जाता है सेकेंड में, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11 से लेकर 13.5 सेकेंड। तो ये हो गए आपके लीवर फंक्शन टेस्ट और उनकी नॉर्मल वैल्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट।
तो लिपिड प्रोफाइल जो होता है एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है। इसमें मेज़र किया जाता है लिपिड का लेवल ब्लड में, लिपिड की कितनी कंसंट्रेशन है ब्लड में। और इसका उपयोग कब करते हैं, जब कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गई हो तो उस कंडीशन में हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है इसके पर्पज़ क्या है, इसको बोलते क्या हैं, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है एक तरीके का कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है। इसको लिपिड पैनल के नाम से भी जानते हैं। और क्या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, लिपिड पैनल बोलते हैं। पर्पज होता है इसका हेल्प टू मेजर द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड। तो इसका पर्पज होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड का जो लेवल होता है ब्लड में वो कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए, नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए और हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं उसको मॉनिटर करने के लिए इस टेस्ट को करवाया जाता है। अब देखेंगे लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो होता है गुड, बैड और अदर्स। तो जो गुड होता है कोलेस्ट्रॉल उसमें क्या आएगा, एचडीएल आएगा, हाई एचडीएल, एलडीएल आएगा। और जो बैड होता है उसमें आएगा एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल, नॉन एचडीएल, हाई टीसी एचडीएल रेशियो। और अदर्स में आएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, टीसी और ट्राइग्लाइसराइड। तो ये जो कंपोनेंट है अब इसको एक एक करके देखेंगे। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 200 mg/dl, जो 200 mg/dl से क्या होती है, कम होती है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेज़र किया जाता है। अब देखेंगे एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है इसके लेवल को टेस्ट करने के लिए, इसके लेवल का पता लगाने के लिए एचडीएल करवाते हैं कि एचडीएल से पता लगता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है ब्लड में। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के भी नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं इसको, और ये हाई डेंसिटी वाले को गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे ट्राइग्लाइसराइड, जो देयर आर मोस्ट कॉमन फैट फाउंड इन द ब्लड। क्या है, एक तरीके का फैट होता है, मोस्ट कॉमन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, स्टोर होता है फैट सेल्स में। हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लाइसराइड में लीड टू ओबिसिटी, हार्ट रिलेटेड डिसीज। अगर ट्राइग्लाइसराइड का जो लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ओबिसिटी होगी और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, डिसीजेज देखने को मिलेगी। अब देखेंगे 5th नंबर है वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल। ये किसका फॉर्म होता है, एक तरीके का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका फॉर्म है एक तरीके का। और ये क्या करता है, क्लॉग कर देता है आर्टरीज को, बीच में लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज होती हैं वीएलडीएल की वजह से। अब देखेंगे ये सभी जो दिए गए थे एचडीएल, वीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, अब इनकी देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज़। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 125 से लेके 200 mg/dl और ट्राइग्लाइसराइड की होती है 25 से 160 mg/dl। एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपोप्रोटीन होती है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 35 से लेकर 80 mg/dl होती है। एलडीएल की जो होती है वो 85 से 130 mg/dl होती है और वीएलडीएल की होती है 5 से लेके 40 mg/dl तक। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं,
कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो जाती है इन फैट की वजह से। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? वो होते हैं स्मोकिंग, हैविंग ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसकी वजह से ये हो चांसेस हैं। और स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी है, ओवर एज है, डाइट इन कोलेस्ट्रॉल, हाई डाइट है कोलेस्ट्रॉल की फैट सी, तो उसके कारण क्या हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं। अब देखेंगे ग्लूकोज टेस्ट। तो जो ग्लूकोज टेस्ट होता है इसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेज़र किया जाता है। और जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 से लेकर 110 mg/dl होता है। रैंडम ब्लड शुगर जो टेस्ट होता है वो कितना होता है, 125 mg/dl होता है, पर DL होता है। और HbA1c का जो लेवल होता है वो 4% से लेकर 5.5% होता है। और इसके जो ग्लूकोज लेवल हैं, ग्लूकोज टेस्ट है, ये कब करवाया जाता है? जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। इसका पर्पज़ है मॉनिटर द डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। और हेल्प करता है स्क्रीनिंग डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ को स्क्रीन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके सिम्टम्स देखेंगे। अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया तो क्या होगा, हमें ब्लड विजन होगा यानी धुंधला दिखाई देने लगेगा, फटीग होगी यानी थकावट महसूस होगी, इंक्रीज थर्स्ट यानी अधिक प्यास लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, नंबनेस होगी, और जो है यूरिनेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो होती हैं, ये सिम्टम्स होते हैं अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। अगर लो हो जाए तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हंगर, भूख अधिक लगेगी, फटीग होगा, फीलिंग डिजीनेस यानी चक्कर आएगा, कन्फ्यूज़न होगी, हेडेक होगा, सिर दर्द, फेंटेनिंग, सीजर्स। तो ये कंडीशन देखने को मिलेंगी अगर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा तो। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड शुगर टेस्ट। तो ब्लड शुगर और ग्लूकोज जो है टेस्ट होते कितने टाइप के हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, PPBS जिसको बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, HbA1c। तो HbA1c ये जो टेस्ट होते हैं ये सब शुगर को पता लगाने के लिए, शुगर का लेवल में कितना है बॉडी में उसको पता लगाने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। और ये टेस्ट आपने जो है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, HbA1c, OGTT और फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो है। और इसमें भी देखेंगे होता क्या क्या है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट क्या होता है, एक तरीके का, इसमें फास्टिंग कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेज़र किया जाता है स्पेसिफिक टाइम में। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को 8 घंटे तक भूखा रखा जाता है, उसके बाद उसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेज़र किया जाता है। और रैंडम वाले में क्या किया जाता है, तुरंत ही एनी टाइम ब्लड का टेस्ट किया जाता है उसमें ग्लूकोज का पता लगाने के लिए। पोस्ट प्रेंडियल क्या होता है, मीन्स होता है आफ्टर ए मील, खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 से लेकर 140 mg/dl। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, OGTT। OGTT होता है, इसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज दिया जाता है पेशेंट को या जो भी टेस्ट करवाना चाहता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट कॉमनली यूज किया जाता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के लिए, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के लिए किया जाता है ये टेस्ट। और प्रेगनेंसी के टाइम ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सिंगल स्टेप
टेस्टिंग यूजिंग 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड मेजरिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 2 hours ingestion and 75 ग्राम ग्लूकोज टू बी गिवन ओरली आफ्टर डिज़ॉल्व होने के बाद 75 ग्राम इसमें ग्लूकोज दिया जाता है। उसको डिज़ॉल्व होने के बाद क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उसके 2 घंटे बाद क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और HbA1c जो टेस्ट होता है इसमें होता है क्या कि जो प्रीवियस 3 मंथ की शुगर लेवल क्या था उसकी जो है रिपोर्ट इसमें पता लग जाती है। तो जो HbA1c है ये प्रीवियस 3 मंथ ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अब देखेंगे स्टूल एग्जामिनेशन। तो ह्यूमन फीसेस इज कॉल्ड स्टूल। और स्टूल एग्जामिनेशन क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन में एनालिसिस किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है फीकल मैटर। और इसके जो पर्पस क्या है, मेडिकल कंडीशन, कॉलन कैंसर है, इन्फ्लामेटरी है बाउल डिसीज़ में, बाउल में, तो उसको पता लगाने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। और कोई GI डिसीज़ तो नहीं है, उसको क्या करने के लिए, उसके काजेज़ को पता लगाने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफाई नॉर्मल पैटर्न ऑफ द पेशेंट, बाउल पैटर्न जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। अब देखेंगे इसमें स्टूल एग्जामिनेशन में किस किस चीज़ की नॉर्मल वैल्यू चेक की जाती है। तो जो वॉल्यूम है स्टूल नॉर्मल क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो है इसकी 100 से 250 ग्राम 24 घंटे में क्या होना चाहिए, वेरिएबल। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो इतना होना चाहिए। अगर एब नॉर्मल है, द वॉल्यूम ऑफ स्टूल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पर्सन ईट्स, यानी जो स्टूल का अमाउंट होता है वो पर्सन कितना खाना कंज्यूम करता है, फूड कंज्यूम करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो नॉर्मल होता है वो 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम 24 यानी 24 आवर में होता है। एब नॉर्मल होता है कब होता है कि डिपेंड करता है कि वो फूड कितना इंटेक कर रहा है। और उसमें क्या किया जाता है, स्टूल के कलर को एग्जामिन किया जाता है। अगर नॉर्मल है तो एडल्ट में ब्राउन कलर होगा, इन्फेंट में येलो कलर। अगर एब नॉर्मल है तो क्या होगा, वाइट कलर का होगा, ब्लैक टैरी होगा और रेड होगा अगर ब्लीडिंग आ रही हो तो एब नॉर्मल कंडीशन में। कंसिस्टेंसी क्या रहती है, फॉर्म सॉफ्ट हो गया, मॉइस्ट होगा। अगर एब नॉर्मल है तो क्या होगा, हार्ड होगा। शेप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है और अब नॉर्मल में नैरो होता है, पेंसिल शेप्ड स्टार्किंग लाइक जो है स्टूल होता है। ओडोर जो होता है एरोमेटिक होता है और इसमें क्या होता है, पंगेंट होता है। ओडोर का मतलब यानी स्मेल होती है। और इसमें क्या है, ब्लड पस और WBC क्या होगी कि जो नॉर्मल कंडीशन में एब्सेंट रहेंगी। अगर एब नॉर्मल है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, मे बी प्रेजेंट डिसीज कंडीशन। अगर डिसीज है तो क्या होगा, ब्लड प्रेजेंट रहेगा, पस प्रेजेंट रहेगा। और मे बी सम कंडीशन में क्या होगा, WBC जो रहती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इस टेस्ट को करवाने के लिए क्या क्या आर्टिकल कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बेड पेन, कमोड, टॉयलेट टिश्यू, डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं उसको लेते हैं। और टंग ब्लेड्स लेते हैं, स्पेसमेन कंटेनर लेंगे, डिस्पोजल मास्क लेंगे, स्क्रीन लैब रिक्यूनेशंस फॉर्म और ग्लव्स और स्टेराइल स्पैटुला लेते हैं।
और प्रोसीजर को करने से पहले हम सबसे पहले फिजिशियन के आर्डर को चेक करते हैं, फिर एग्जामिन करते हैं पेशेंट को प्रोसीजर, और फिर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और फिर ग्लव्स जो होते हैं उसको डिस्पोज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, आस्क द पेशेंट टू पास यूरिन, पेशेंट से यूरिन पास के लिए उसको पूछते हैं। गिव द बेड पैन, पेशेंट इज़ रेडी, अलाउ टू द पेशेंट पास फीसेस। तो ये जो है प्रोसीजर होता है, और इसके जो आर्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं इसमें। अब देखेंगे यूरिन कल्चर। तो यूरिन कल्चर भी यूरिन का एनालिसिस करते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं यूरिन में एबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाने के लिए, यूटीआई डिसीज़ को पता लगाने के लिए। और यूरिन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो जो नॉर्मल है, तो उसमें जो नॉर्मल की वैल्यू होगी, नॉर्मल कोई इंसान है उस एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है, तो वो 1500 से लेकर 2000 तक ml तक हो सकता है फॉर 24 आवर्स में। और जो एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा, तो 2000 जो लीटर है एम एल हो है सॉरी 2000 ml है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है उसमें, डायबिटिक हो सकती है और डायूरेटिक्स भी हो सकती हैं, जो कि इंक्रीज़ कर देती हैं फ्लूइड इनटेक को। और जो वो यूरिन होता है उसका क्या कलर होगा, अगर नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा अंबर कलर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अगर एब नॉर्मल है तो क्लाउडी रेड, डार्क ब्राउन कलर का, ऑरेंज कलर का होगा। कंसिस्टेंसी जो है वो क्लियर लिक्विड होगी नॉर्मल में, और एब नॉर्मल में क्या होगा, म्यूकस प्लेग होगा, विजिटेड थिक होगी, इन्फेक्शियस प्रोसेस है। और जो ओडोर होगी वो फेंट एरोमेटिक होगी नॉर्मल में, और एब नॉर्मल में ऑफेंसिव होगी। स्टेरिलिटी जो होगी वो नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे अगर नॉर्मल कंडीशन है। एब नॉर्मल है तो यूटीआई हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है कि प्रेजेंट होंगे। जो यूरिन का पीएच है नॉर्मल में आए तो कितना होगा, तो नॉर्मल वाला जो होता है वो होता है 4.5 से लेके 8। अगर ओवर हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, तो जो 8 है उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यूटीआई कंडीशन में। अगर अंडर इतना 4.5 है तो ये कब होता है, ये डायबिटीज़ की कंडीशन में होगा, डिहाइड्रेशन में होगा। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की 1.010 होती है से लेके 1.025 होती है यूरिन ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर एब नॉर्मल है तो इंक्रीज हो जाएगी। और जो ग्लूकोज कीटोन बॉडीज ब्लड होता है ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होती, और एब नॉर्मल है तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगी। और प्रोटीन, शुगर, WBC क्या है, ये सब एब्सेंट होती हैं नॉर्मल में, और एब नॉर्मल में सब प्रेजेंट होगी। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ यूरिन टेस्ट। तो यूरिन जो टेस्ट होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। यूरिन प्रोटीन टेस्ट, पीएच टेस्ट, कीटोन यूरिन टेस्ट, ग्लूकोज, बिलीरुबिन, नाइट्राइट यूरिन टेस्ट, ल्यूकोसाइट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो ये सब टेस्ट करवाए जाते हैं यूरिन टेस्ट के लिए। यूरिन कल्चर जब किया जाता है तो इन सब जो पैरामीटर्स हैं इनकी क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़ देखी जाती है। अगर उससे बढ़ी है तो क्या है, एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट होगी। अब देखेंगे स्पुटम कल्चर। तो स्पुटम कल्चर में भी क्या किया जाता है, टीबी, किसी पर्सन को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए स्पुटम कल्चर करवाते हैं, और डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए स्पुटम कल्चर होता है। स्पुटम कल्चर में हम कलर, ओडोर, कंसिस्टेंसी देखते हैं। कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा अगर नॉर्मल है, तो
नॉर्मल है तो क्या होगा, ओडोरलेस होगा। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो ये क्या है, चेंजेस दिखाई देंगे, येलोइश होगा, ब्लैकिश होगा, ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखेंगे कलेक्शन ऑफ स्पुटम आर्टिकल। स्पुटम कलेक्शन के लिए आर्टिकल कौन कौन से होंगे? स्टेराइल स्पुटम कंटेनर होगा, टिश्यू पेपर्स होंगे, डिस्पोजेबल ग्लव्स होंगे, स्पुटम कप होगा, किडनी ट्रे है, पेपर बैग है, लैब फॉर्म है, मास्क होगा, ये सब होंगे। और क्या करेंगे, जब प्रोसीजर करेंगे हम पहले पेशेंट को प्रोसीजर फिजिशियन ऑर्डर चेक करेंगे, पेशेंट को क्या है प्रोसीजर जो करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने के बाद इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कप के लिए, सेक्रेशन के लिए। और क्या करेंगे, स्टेराइल कंटेनर में लेंगे, एक्सपेक्टोरेट जो डायरेक्टली कप है उसको क्या लेंगे, स्टेराइल कंटेनर में लेंगे और वाइप करेंगे पेशेंट के माउथ को अराउंड और डिस्कार्ड करेंगे प्रॉपरली, क्लोज करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन को, कंटेनर को, और जो है ग्लव्स को रिमूव करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, लेबल करेंगे कंटेनर में किसका लिया गया है स्पुटम, और सेंड कर देंगे कंटेनर को इमीडिएटली लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, और रिप्लेस कर देंगे आर्टिकल्स को, और रिकॉर्ड और डेट टाइम जो है कलेक्शन का वो क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो ये होता है स्पुटम कल्चर टेस्ट। तो इस वीडियो में हमने पूरी यूनिट कवर की है, ये वीडियो 1 शॉट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी को इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है HS नर्सिंग अड्डा, तो उसकी जो है लिंक जो है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे पहले जो नर्सिंग फाउंडेशन के और चैप्टर हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट है नर्सिंग फाउंडेशन की, वहाँ पर चेक करिएगा, जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे तो देख सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर किया है अपने चैनल पे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद तब तक के लिए।